हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल प्रिया छेत्री। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना 2013 की हमारी जो टीजीटी की क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 20 MCQ सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 20 करके 2 पार्ट में। अब यहाँ पे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे अपना जो है क्वेश्चन नंबर 41 कहेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर हमारे, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है और अपना जो आंसर है खुद से देखना कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। ये जो डेफिनेशन है किसने दी है, तो डेफिनेशंस बताना है आपको किसने दी है। ऑप्शन है आपके सामने, रूथ बेनेडिक्ट ने, ऑप्शन बी है वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी है पीटरसन ने, ऑप्शन डी है BN झा ने। तो आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो होप आपने गेस कर लिया होगा इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने ऑप्शन डी गेस किया तो बहुत ही सही है। BN झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। ये जो डेफिनेशन हमारी है BN झा ने दी है। कुछ डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, जैसे फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन है हमारी, लर्निंग की डेफिनेशन है, प्ले मीन्स खेल की डेफिनेशन है, प्रेरणा की डेफिनेशन है, वंशानुक्रम की जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, BN झा हो जाता है। डेफिनेशन याद करने का तरीका बताया है कि आप लोग एक कीवर्ड पकड़ के याद कर सकते हो। कीवर्ड को कैच करना है कि इस डेफिनेशन में किसने क्या बात कही है, तो वैसे करके याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, जो कि बहुत ईजी है। NSNIS का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है NSNIS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपके सामने नेताजी सुभाष नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल इंडियन स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल राइट गेस किया होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिविर, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है मनोरंजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोगों को खाली समय का यूज करना क्या कहलाता है, हमारा मनोरंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, मनोरंजन, रिक्रिएशन कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होता है। होप आपने सी गेस किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा कि आया हुआ है कि हम लोग किसको सर्वदाता कहते हैं, किसको सर्वग्राही कहते हैं। तो किसको सर्वदाता कहते हैं आप सभी को पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है, AB को कहते हैं, या फिर रक्त जो ब्लड ग्रुप A होता है उसको कहते हैं, या ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव को कहते हैं, या फिर ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव कहते हैं। मतलब AB किसको कहते हैं हम लोग, कौन डोनर होता है पूछा गया है। तो अगर आपने ओ गेस किया तो बहुत ही राइट है, बहुत ही सही आंसर इसका मीन्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, सी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 45 है, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। तो ध्यान से देखना, शरीर निर्माण की बात की गई है, तो निर्माण के लिए कौन सा यहाँ पे जो तत्व है, जो पदार्थ है, क्या इंपॉर्टेंट है आपका, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताना है कि बॉडी के निर्माण के लिए, ठीक है, शरीर निर्माण के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए। तो आप सभी जानते हो कि हमारा सब जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोटीन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, शरीर निर्माण के लिए। ठीक है, शरीर निर्माण के लिए हमारा क्या प्रोटीन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 से पूछा गया, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप देख के समझ गए होंगे क्या है। ठीक है, ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है, सूर्य की रोशनी, अत्यधिक पानी, संतुलित भोजन, ऑप्शन डी है फल। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य की रोशनी, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। जैसा कि पता है सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में अस्ट्रोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 में देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया, प्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं। तो बताना है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो इन सब के बारे में लोगों ने डिस्कशन किया है बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पार्ट में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जितने भी हमने थ्योरी पार्ट पूरा कवर किया है, जो भी हमारे
सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे पूरा डिटेल से बताया कितने प्रकार की प्रेरणा होती है, डेफिनेशंस के बारे में। तो आप सभी को आई होप पता होगा प्रेरणा हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है राइट होता है। कितने प्रकार की होती है, 2 होती हैं। एक तो आंतरिक प्रेरणा होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 प्रकार का प्रेरणा होती है। अगला क्वेश्चन 48 में पूछा गया, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो हमारे टीथ के लिए, हमारी बोन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे कैल्शियम बिल्कुल करेक्ट होता है। दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दांतों का इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोर मतलब हार्ड भाग होता है, कठोर होता है, और कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शरीर का 97% कैल्शियम हड्डियों में संचित रहता है। हड्डियों को हम लोग होम्योस्टैटिक रिजर्वायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 49 में पूछा गया, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ये हमारे जो है एग्जाम में बहुत बार हर एक एग्जाम में आतना निश्चित होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि विटामिन से क्वेश्चन ना बने। विटामिन से क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं, जैसे कि हमारा वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, या फिर कितने टाइप के विटामिन होते हैं, इनसे होने वाले रोगों के बारे में, कौन से पदार्थ में किस टाइप के कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी हो सकता है पूछ ले विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप बिल्कुल टॉपिक जो भी पढ़ो ना, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बिल्कुल, उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे कौन से होते हैं, अगर आपने गेस कर लिया है तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो वसा में घुलनशील दोस्तों विटामिन होते हैं वो हमारा क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। और पानी में कौन से होते हैं, बी एंड सी जो होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मींस पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी एंड सी जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होता है, ए, बी, ई के ऑप्शन जो होता है यहाँ पे करेक्ट क्या होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने 12 जोड़ी, ऑप्शन बी है 24 पेयर्स होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है 13 पेयर्स, या फिर ऑप्शन डी है 14 पेयर्स। तो पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं हमारी बॉडी में, इसका आंसर आप सभी को पता होगा दोस्तों। हमारे शरीर में पसलियाँ जो होती है 12 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ मीन्स रिप्स कहते हैं, रिप्स जो होती है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो ट्रू रिप्स होती है, फॉल्स रिप्स होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ट्रू रिप्स कितनी होती है, फॉल्स रिप्स कितनी होती है, फ्लोटिंग रिप्स कितनी होती है। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ट्रू रिप्स कौन सी होती है, फॉल्स रिप्स कौन सी होती है। ओके, ट्रू रिप्स हमारी जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असल पसलियाँ बोलते हैं, ये हमारी 7 जोड़ी होती हैं। और ये जो होती हैं ऊपरी जो हमारी 7 पसलियाँ होती हैं जोड़े में होती हैं, इनको हम लोग थॉरिस वर्टिब्रा से शुरू होकर हमारे स्टर्नम के साथ क्या करती हैं, कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जो फॉल्स रिप्स होती हैं इनको हम लोग बनावटी पसलियाँ बोलते हैं, जो कि 3 पेयर्स होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। और ये जो होती है हमारी थॉरिस वर्टिब्रा से शुरू होकर स्टर्नम के पास जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, ये जो 3 जोड़ी बनावटी पसलियाँ होती हैं, असल पसलियों की क्या होती है, जो हमारी ट्रू रिप्स होती हैं उनसे निचली जो 7वीं पसली के साथ क्या होती है, कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। एक और आता है हमारा फ्लोटिंग रिप्स, आपकी फ्लोटिंग रिप्स मीन्स तैरती हुई पसलियाँ, ये कितने जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी जोड़ी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो देखो ट्रू रिप्स जो होती हैं हमारी, जो असल पसलियाँ होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, 7 होती है, 7 पेयर में होती है। ठीक है, 7 जोड़ी कह सकते हो। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, जो बनावटी झूठी पसलियाँ बोल सकते हो, बनावटी होती है, फॉल्स होती है, वो 3 पेयर में होती है। देन फ्लोटिंग कौन सी होती है, 2 जोड़ी होती है। तो 7 3 2 याद कर सकते हो, 732 याद कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ट्रू हमारी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। फॉल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और फ्लोटिंग कितनी होती है, 2 होती हैं। पसलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, आप कह सकते हो पसलियाँ हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। तो पसलियाँ हमारी कह सकते हो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं हमारे शरीर में पसलियाँ जो होती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, जिसमें 7 जोड़ी हमारी ट्रू होती हैं, और जो 3 जोड़ी होती हैं वो फॉल्स होती हैं, जो 2 जोड़ी होती हैं वो हमारी फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, जिसमें पूछा गया कि बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बास्केटबॉल कहाँ का नेशनल गेम है, कौन इसके जो हैं फादर हैं, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। इनकी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो बास्केटबॉल की जो
फेडरेशंस हैं वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बास्केटबॉल खेल का जो जन्मदाता है वो हमारा क्या है, अमेरिका को माना जाता है। किसको माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है। और डॉक्टर जेम्स नेथ स्मिथ ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। कहाँ किया था, अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में किया था, ठीक है। और पहली बार 20 जनवरी 1892 में ये जो है बास्केटबॉल खेला गया था। कब खेला गया था, 20 जनवरी 1892 1892 में खेला गया था। अब जो बात करते हैं हमारा जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को क्या कहते हैं मिस, जो इसकी प्रथम प्रतियोगिता बास्केटबॉल की थी वो हमारी 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में हुई थी, ठीक है। डॉक्टर जेम्स नेथ स्मिथ ने इसको 1891 में 1891 में इसका आविष्कार किया था। और भारत की जो प्रतियोगिता थी प्रथम, तो भारत में प्रथम प्रतियोगिता जो बास्केटबॉल की थी वो न्यू दिल्ली में 1934 में हुई थी। कब हुई थी, न्यू दिल्ली में 1934 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना, संघ की स्थापना है, विश्व जो बास्केटबॉल संघ की स्थापना हमारी कब हुई थी, 1932 अमेरिका में हुई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हमारा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कितनी हुई, शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है। तो ऑप्शन देख सकते हो, साइड पास से, या फिर फ्री थ्रो से, या फिर सेंटर पास से, या फिर थ्रो बॉल से, ठीक है। किससे होती है आपको बताना है कि बास्केटबॉल की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो आप सभी जैसे जानते हो कि बास्केटबॉल की स्टार्टिंग जो होती है हमारे जंप बॉल से, मीन्स बॉल थ्रो से होती है। किससे, थ्रो बॉल से होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड की मेजरमेंट भी याद रखो, कितने होता है, 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। 28-15 होता है, ठीक है। लाइन की मोटाई जैसा कि आपको पता है 5 सेंटीमीटर लाइन की मोटाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे जो होते 3 पॉइंट एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बैकबोर्ड की हाइट कितनी होती है, जो बास्केट होता है उसकी परिधि कितनी होती है, बॉल का वेट कितना होता है। तो इनसे रिलेटेड जो ट्रॉफियाँ हैं, ट्रॉफी के बारे में पता होना चाहिए कि विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी जो होती है पुरुषों की होती है बास्केटबॉल में। प्रिंस वसालत जहाँ जो ट्रॉफी होती है वो फीमेल के लिए होती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात करें, राष्ट्रीय में कौन कौन से खेल शब्दावली हैं, कौन कौन से इसके अंदर जो होते हैं शब्द आते हैं उनको, जैसे कि डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, बैकबोर्ड, हैंड बॉल, एंड लाइन, गोल, पॉइंट, ड्रिबल, डबल फॉल, ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बारे में पता होना चाहिए, जैसे यूरोपियन कप है, अमेरिका कप है, एशिया कप है, BC गुप्ता ट्रॉफी है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी है, ठीक है, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी है, विलियम जॉन्स ट्रॉफी है, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी है। तो बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो होप आपने राइट आंसर इसका गेस कर लिया होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें पूछा गया प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतियोगिताएं कितने प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते हो कि जो हमारी प्रतियोगिता होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। दोस्तों जो प्रतियोगिता होती है वो हमारी कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, ये 4 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 53 ये पूछा गया है द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड आप सभी जानते हो कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है सर्वश्रेष्ठ गुरु यानी शिक्षक को दिया जाता है। जो हमारे कोच होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो बेस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, द्रोणाचार्य की स्टार्टिंग कब से हुई है, कितनी प्राइज है द्रोणाचार्य की, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया है, प्रेजेंट टाइम में किसको दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो, जितना मैं बता रही हूँ वो चीज़ अलग है, बट आप उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उसको बनाओ, उनको सर्च करो और एक कॉपी पेन लेके उसमें नोट डाउन करो, ठीक है। वीडियो सुनना अलग बात है, बस उसको जो है नोट करना, उन क्वेश्चंस से कई क्वेश्चंस बना के करना, तो ये बहुत ही बेटर है आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपको बनाना आना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, किसको दिया जाता है, कब से स्टार्टिंग हुई है, कितना जो है कितना पैसा दिया जाता है, पहला किसको मिला, आखिरी किसको मिला, दूसरा किसको मिला, ठीक है, ये आता है एक क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो और टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54 है अभ्यास का जो नियम है इसको और किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग या अनुप्रयोग का नियम, सीखने का नियम। तो आपको बताना है कि अभ्यास के नियम को किस नाम से जानते हैं।
तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों कि किस नाम से जानते हो आप लोग अभ्यास के नियम को। तो अगर आपने ऑप्शन सी गेस किया है उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम, तो बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पे उपयोग और अनुप्रयोग के नियम के नाम से जानते हैं। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग के नियम के नाम से जानते हैं। मीन्स यूज एंड डिसयूज बोल सकते हो। थार्नरडाइक ने बताया था कि क्रिया बार बार करने पर उसकी स्मृति, उसकी चिन्ह, उसकी इमेज जो है हमारे जो है दिमाग, हमारे मस्तिष्क में दृढ़ रूप से क्या होती है, बैठ जाती है। इसके विपरीत ऐसा ना होने पे हमारी जो स्मृति चिन्ह है ना मस्तिष्क में धूमिल पड़ जाती है। इसी को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। मीन्स जैसे कि हमने पिछली बार टीजीटी की तैयारी की थी ना, तो वो जो हमारी नोट्स होगी उसको अगर हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा ना, तो वो जो हमारी जो नोट्स थी उसकी जो इमेज थी वो सब क्या हो गई होगी, बिना प्रैक्टिस के वो सब ब्लर हो गई होगी, धूमिल हो गई होगी। अभी पर आप उसको उठाओगे, रोज पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, तो वो चीज़ें क्या होगी हमारे दिमाग में बिल्कुल जाके बैठ जाएंगी, वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होंगी। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो यही है हमारा यूज़ एंड डिसयूज़ का जो नियम है, अभ्यास जो इस कह सकते हो कि अभ्यास के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम, यूज एंड डिसयूज का नियम कहते हैं। ठीक है, किसने दिया है, थॉर्नरडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा 55 है कि बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है। तो बालक और बालिकाओं में गर्ल्स एज बॉयज में डिफरेंस क्या होता है, हाइट, मोटाई, लिंग भेद, विकास, क्या डिफरेंस होता है, मीन्स भिन्नता क्या होता है इसमें। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। लिंग भेद जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है, लिंग भेद। बालक और बालिकाओं में डिफरेंस का जो मुख्य आधार होता है वो हमारा जेंडर डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन 56 है, ऐसी धमनी जो शुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक जाती है या पहुंचाती है, तो कौन सी धमनी होती है हमारी, उच्च धमनी, फुफ्फुसी धमनी, उच्च महाशिरा या लसिका नलिया जो होती है, नलिका होती है, क्या होता है आपको बताना है। तो कौन सा पूछा है, ऐसी धमनी जो शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को। तो यहाँ पे सही कर लेना, शुद्ध हो गया दोस्तों, यहाँ पे अशुद्ध होगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे अशुद्ध रक्त होगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। ठीक है, टाइप ध्यान से देखना, अशुद्ध रक्त होगा। तो ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक जाती है, तो जो अशुद्ध रक्त को लेकर हमारे फेफड़ों तक जाती है वो धमनी हमारी कौन सी होती है, बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारी क्या कौन सी धमनी होती है, फुफ्फुसी धमनी होती है। ठीक है, कौन सी होती है, फुफ्फुसी धमनी। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुँचाती है उसे हम लोग फुफ्फुसी धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। जो ऐसी सिरा, ठीक है, जो और ऐसी सिरा जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है, हृदय तक पहुंचाती, तो उसको हम लोग फुफ्फुसी सिरा कहते हैं। ठीक है, मीन्स जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है तो वो फुफ्फुसी धमनी होती है, और जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर हृदय तक पहुंचाती है वो हमारी फुफ्फुसी सिरा होती है, यानी पाल्मोनरी वेन्स होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता है, बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया, हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है, 90 मिनट, 65 मिनट, 75 मिनट, 60 मिनट, कितनी होती है, आपको इसका आंसर बताना है। तो हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि कितनी होती है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। दोस्तों हॉकी खेल हमारा जो होता है उसमें हमारे 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, और प्रत्येक जो हमारा होता है क्वार्टर उनके बीच में 2.30 में कह सकते हो 2.30 मिनट का मध्यांतर होता है। और जो उसमें अगर बात करें टाइम की, कि टाइम जो होता है हमारा ब्रेक टाइम कितना होता है, ठीक है, तो हमारा जो ऑफ टाइम बोल सकते हो, हाफ टाइम जो होता है, हाफ टाइम कितना होता है वो 5 मिनट का होता है। तो कितना हुआ, 15-15 4 जो क्वार्टर हुए 15-15 मिनट के, तो 15 चौको 60 हो गया, मीन 60 मिनट का होता है हमारा यहाँ पे। ऑप्शन जो होता है बी करेक्ट होता है। 16 मिनट का जो होता है गेम होता है, और 5 मिनट का हाफ टाइम होता है। मैच की स्टार्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, हॉकी मैच की स्टार्टिंग हम लोग सेंटर पास से करते हैं। अगर मैच में खिलाड़ी को चोट लग जाए, ठीक है, या फिर अन्य किसी वजह से मैच रुकता है, तो फिर मैच को हम लोग बुली के द्वारा शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है बुली, तो बुली के द्वारा स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं, जब हॉकी खेल में किसी प्लेयर को चोट लग जाए, इंजर्ड हो जाए, या किसी कारण से हमारा मैच रुक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 में पूछा गया है कि शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि
आदि में सुधार करने में मदद करता है। तो क्या करता है, कौन सा मदद करता है, पर्यवेक्षण, शिक्षण, मूल्यांकन या फिर कैपिंग, किस चीज़ में मदद करता है आपको बताना है। ठीक है, तो शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में जो मदद करता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, एवोल्यूशन होता है। मूल्यांकन मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता है, जो हमारा एवोल्यूशन होता है ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है। 59 में पूछा गया है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर आप सभी जानते हो कि हम लोग मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। किसको, मेजर ध्यानचंद जी को, जिनके जन्मदिन के अवसर जो कि 29 अगस्त को होता है, 29 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 59 के बाद 60 होता है और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप गलत बताते हो या फिर नहीं बताते हो तो। पर ये आपका ऑप्शन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मीन्स कह सकते हो 2013 का जो क्वेश्चन पेपर हमारा टीजीटी का, वहाँ से 50-60 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जो वीडियो आएगा इसी 2013 का, वहाँ पे पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। 125 मतलब जो आगे क्वेश्चन जो भी बचे हैं उनको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहूँगी दोस्तों कि डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव। और देखने के लिए, आपको समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस के ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप देख सकते हो जाके कि वहाँ मेरे वीडियो के जब प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट लिख के आता, वहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालती हूँ डेली का टारगेट 10 क्वेश्चंस रहता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकते, तो अच्छे क्वेश्चन डालती हूँ। आप वहाँ जाके उसके आंसर दे सकते हो, वोट कर सकते हो। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उसका आंसर गलत होता है तो मैं उसका आंसर भी रिप्लाई करती हूँ आपको, तो आप वहाँ जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।